हाय हाय गाइस, आज हम एक टॉपिक से डील करेंगे एंड दैट इज हाउ टू स्टडी फॉर योर मेंस एग्जाम्स विदाउट नोट्स। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं कि मैम मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझसे नोट्स नहीं बनाते बनते, मुझे पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाएं, मुझे हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, तो मैं बिना नोट्स के कैसे पढ़ाई करूं मेंस के लिए। ठीक है, अगेन दिस वीडियो इज फॉर द पीपल जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करके रखते हैं उनके पास नोट्स होते हैं हमेशा अवेलेबल। या फिर अगर आपका इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां से आपको नोट्स नहीं मिले हैं, तो अगेन दिस वीडियो इज इवन फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे एंड यू फिगर इट आउट। नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिए आपके लिए जो रेलिवेंट है। लुक दैट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, फॉर द पीपल हु हैव स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल कैसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल्स की फोटोकॉपी करवा लेते हैं। ठीक है, फोटोकॉपी करवा लेते हैं इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल की। तो ये स्टडी मटेरियल, या फिर बहुत लोगों के सीनियर्स या जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है, वो लोगों का जो स्टडी मटेरियल होता है, जिन लोग का एग्जाम क्लियर हो गया है, उनका स्टडी मटेरियल कहीं से भी मिल जाता है, वो स्टडी मटेरियल लेके रख लेते हैं। अब अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है किसी भी तरीके का, तो सबसे पहला आप काम करिए कि अपना सिलेबस देखिए। ठीक है, अपना सिलेबस देखिए, अपने सिलेबस से स्टडी मटेरियल को मैच करिए। आप अपने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, देखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो टॉपिक के साथ क्या आपका स्टडी मटेरियल डील करता है कि इफ यस, देन गो अबाउट इट। ये स्टडी मटेरियल को ओपन करिए और पूरा अच्छे से स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, हर एक चीज जो इस स्टडी मटेरियल में दे रखा है वो पढ़िए। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, this is very important. Understanding the concept at any point of time is very very important for you. The reason being, आप कितना भी लर्न कर लो, जब हम लर्न कर लेते हैं ना, तो टेंडेंसी होती है दिमाग की भूल जाता है, नर्वस हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है चीजें। पर समझा हुआ कोई भी चीज होती है ना, वो दिमाग से नहीं निकलती, अगर एक्चुअली समझी है तो। अगर बस कह दिया है कि समझिए तो फिर निकल जाएगी, पर अगर सचमुच में समझिए तो दिमाग से नहीं निकलेगी। मोर और लेस बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे आपको प्रोविजन के इंग्रेडिएंट्स याद ना आए, वो सब याद ना आए, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रहते हैं। ठीक है, सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट मोर, अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस मोर, अंडरस्टैंडिंग द केस लॉज मोर। ठीक है, केस लॉ के नाम के साथ उसको समझ लीजिए, उसके अंदर बोला क्या है। ठीक है, तो ये स्टडी मटेरियल को एनालाइज करिए। फिर क्या करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम है अगला, वो ये है कि आप इस स्टडी मटेरियल को के शॉर्ट नोट्स बनाइए। स्टडी मटेरियल के शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। ये शॉर्ट नोट्स आपको आपके एग्जाम से पहले बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता मेन से पहले। मेन में आपके 30 दिन होते हैं, 40 दिन होते हैं, ये टाइम चाहे एक्सटेंड हो के आपके 6 महीने क्यों नहीं हो जाए, पर ये आपका जो टाइम पीरियड है आपके पास, वो 30 to 40 डेज का ही होता है। ठीक है, तो 30 to 40 डेज में पूरा स्टडी मटेरियल रिवाइज नहीं होगा, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए स्टडी मटेरियल से एंड देन रिवाइज दैट। नाउ टू द नेक्स्ट अप्रोच, फॉर द वंस जिनके पास किसी सीनियर से नोट्स हैं या फिर कोई दूसरे नोट्स हैं। देखियो, पहले हमने देखा था स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल कभी भी नोट्स नहीं होता, उसमें मटेरियल में हमेशा कॉपी पेस्टेड सब्सटेंस होता है, अलग अलग बुक से लेकर कॉपी पेस्ट करके सब्सटेंस होता है। नोट्स थोड़े से आपके कंपेरेटिवली फोकस्ड होते हैं। ठीक है, नोट्स जो होते हैं आपके, वो फोकस्ड होते हैं आपके टॉपिक के ऊपर, आपके पॉइंट के ऊपर, आपके एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर किसी सीनियर के नोट्स हैं, अगर किसी सीनियर के नोट्स हैं आपके पास, या आपने कभी खुद से पहले पढ़ाई की है, आपने खुद से पहले कभी एग्जाम दिया है, तो आपके पास वो वाले नोट्स भी होंगे, अपने पुराने नोट्स होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ये तो 3 साल पहले लिखा था, 3 साल पहले लिखा था, अब तो भूल गए कि क्या है, या सीनियर ने अपने हिसाब से नोट्स बनाए थे, अब तो भूल गए क्या है। इस सिचुएशन में आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने नोट्स को ओपन करो और एकदम आंख बंद करके उनको पढ़ने लग जाओ या उनको लर्न करने लग जाओ, या सीनियर के नोट्स को आंख बंद करके लर्न करने लग जाओ। देखो, इंसान है, इंसान ने नोट्स बनाए हैं, तो हो सकते हैं ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं बहुत बार, अपन कुछ चीजें ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो आप क्या करो, इसको ना बेयर एक्ट से चेक करो, बेयर एक्ट से चेक करो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो बुक से उठाकर चेक करो, अगर आपके पास गाइड बुक्स हैं तो उन बुक से चेक करो, और अगर आपके पास ना बुक्स है ना गाइड बुक्स है, देखो बेयर एक्ट से तो चेक करोगे ही सही, और वो तो होगा भी, पर अगर किताबें नहीं है ना, तो इंटरनेट पे सर्च कर लो। ठीक है, एक बार
सब कुछ क्रॉस चेक करिए, जितना जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी नोट्स के फॉर्म में मटेरियल है, उसको हमेशा बैराक से और इंटरनेट से या किताबों से क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक करने से आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है। और वापस से क्या करना है इनका, रिड्यूस देम इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। ये बहुत कम टाइम लेंगे। अगेन इसमें अंडरस्टैंडिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द रीजन बीइंग, अगर आपके पुराने खुद के लिखे हुए नोट्स हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ याद आता रहेगा। अगर सीनियर के भी नोट्स हैं तो काफी अच्छी तरीके से बने हुए नोट्स होंगे, तो समझना कंपेरेटिवली इजी रहता है। मूविंग ऑन, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक या फिर गाइड बुक है, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी होती है। आईपीसी की केडी गौर पढ़ोगे, इतनी बड़ी किताब है, इतना सारा तो जुडिशरी में आता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आधे से ज्यादा लोग हैरान रहते हैं कि मैम पूरी पूरी टेक्स्ट बुक खत्म करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। फैक्ट है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। टेक्स्ट बुक वालों का काम अकेडमिक्स के लिए है। ये चीज बहुत क्लियर रखो अपने दिमाग में कि टेक्स्ट बुक अकेडमिक पर्पजेस के लिए होती है। टेक्स्ट बुक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। गाइड बुक्स देखो, सारी गाइड बुक्स अच्छी हो ऐसा नहीं होता। गाइड बुक्स में गलतियां होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, बट गाइड बुक्स आर अ गुड रिसोर्स फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन गाइड बुक्स में बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप गाइड बुक्स को एकदम अपनी होली बुक मान के चल लो, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है या गाइड बुक है, सबसे पहले तो इसको नैरो डाउन करने के बाद, अब देखो हम मेंस की बात करें तो मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करूंगी, बिकॉज ये है आपकी होली बुक मेंस को निकालने के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पैटर्न निकालना, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में से निकालना इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चंस निकालोगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। पैटर्न निकालो, पैटर्न निकाल के ये पता करो कि कौन सा वो एरिया है जिसपे ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। कौन सा वो चैप्टर है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। कभी कोई सेक्शन से पूछ लिया, कभी कोई सेक्शन से पूछ लिया, पर कोई चैप्टर है क्या, कोई एरिया है जहां से स्पेसिफिकली हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अपनी टेक्स्ट बुक से या गाइड बुक से बस वो पढ़ो। टेक्स्ट बुक में बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इतने सारे केस लॉज होते हैं ना, और वो इतनी इंटरेस्टिंग बना के देते हैं एकदम मसाले के साथ कि उसमें बह जाते हैं। बहने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू योर सब्सटेंस, स्टिक टू द फैक्ट जहां तक आप समझ सको, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपने हर एक चीज जो पढ़ी है, जो याद करी है, वो आप लिख पाओ। तो इसके लिए बी स्मार्ट, ठीक है। बी वेरी वेरी स्मार्ट, वर्क वेरी स्मार्टली, एंड सिर्फ उतना उतना सा लर्न करो, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाओ, उतने उतने टॉप पॉइंट कॉन्सेप्ट के, जो आप याद कर सको एज इट इज, ठीक है। अगर आप ये बोलो कि मैम मुझसे तो नोट्स नहीं बनाते बनते, क्योंकि ना मुझे हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। हर चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, नहीं समझ में आ रहा ना कि नोट्स में क्या लिखूं, तो एक काम करो, नोट्स में क्या करो, एग्जैक्टली पैराग्राफ वाइज नोट्स मत बनो। नहीं, अगर आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो आप पैराग्राफ वाइज नोट्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ेगी। छोड़ो, फॉरगेट दैट। व्हाट यू डू इज बुलेट पॉइंट्स बनो, बुलेट पॉइंट्स। अपने दिमाग को इतना बोलो कि इस पैराग्राफ में से, जो मैंने पूरा बुक में से पढ़ा है, ये पैराग्राफ, इस पूरे पैराग्राफ में से मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी है। अब वो कौन सी लाइन होगी, वो जो भी लाइन होगी वो ये एक लाइन लिख दो। ऐसे हर टॉपिक पे 10 लाइन्स लिखो बस, या फिर हर टॉपिक पे 5 लाइन्स लिखो। दैट्स इट। बस 5 लाइनें तो याद हो जाएंगी, 10 लाइनें तो याद हो जाएंगी। बस ये 10 लाइनें याद करके जाओ, एग्जाम में अपने आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, खत्म बात। तो ये ऐसे काम करोगे। चलो, अब हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें। स्ट्रैटेजी कैसे? देखिए, अगर आपका एग्जाम, मेंस का एग्जाम जो है वो 1 महीने में ही है, आज मार्च चल रहा है, आपका मेंस जो है वो अप्रैल में है या फिर मई में है, ठीक है। दिस इज 1 से लेकर 3 महीने, ठीक है। 1 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका अगर एग्जाम, ठीक है, आपका अप्रैल या मई में सपोज अगर मेंस है। अब कैसे आप, और अगर आपके पास अभी तक भी नोट्स नहीं है, ओहो, नोट्स अभी तक भी नहीं है, तो अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि अगर आपके पास बुक है या ऊपर वाली तीनों में से कोई भी चीज, ठीक है, बुक है या स्टडी मटेरियल है, या अगर आपके पास कोई भी पुराने नोट्स पड़े हैं, आप क्या करोगे? रिड्यूस देम इन द फॉर्म ऑफ
bullet points. Bullet points. Now, how will you reduce them in the form of bullet points? You will take out topic by topic. ठीक है, टॉपिक वाइज रिड्यूस देम इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. देखो, अपन आईपीसी पढ़ते हैं, ठीक है. आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन, ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्शन ना अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है. जैसे एक्सीडेंट आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है. उसके अलावा आपका प्राइवेट डिफेंस आपका पूरा क्वेश्चन बनाते हैं. जितने भी प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजन है ना, वो क्वेश्चन बनाते हैं. या फिर दो अलग क्वेश्चन और आ जाते हैं कि भाई बॉडी वाला बता दो या प्रॉपर्टी वाला बता दो, ठीक है. इसके अलावा जैसे आपका इंसैनिटी अलग क्वेश्चन बना दिया, समझ गया, ठीक है. अब इसमें आपको क्या करना है कि एक्सीडेंट के 5 बुलेट पॉइंट्स लिख लो, ठीक है. यहाँ पे सेक्शन लिख लो, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन के अंदर एसेंशियल्स क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा लगा के एसेंशियल्स लिख लो. कोई केस है, मैग्नॉटन्स केस में आया था ये, हमारे हिंदुस्तान का कोई केस या कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके पास है वो लिख लो, काम खत्म, एक्सीडेंट खत्म. इससे ज्यादा ना पढ़ना है, इससे ज्यादा ना दिमाग लगाना, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो परम कर्तव्य है वो है रिविजन, वो है रिविजन. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपका एग्जाम आने वाला है या अगर आपका एग्जाम अगले साल है, 2 साल बाद है तभी, ठीक है. अब आपने टॉपिक वाइज बुलेट पॉइंट्स बना लिए, ये आपकी कॉपी में बुलेट पॉइंट्स हो गए. टेस्ट दो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टेस्ट दो. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और रिवाइज करिए. जितना कम मटेरियल होगा, जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. मूविंग अहेड, आपके एग्जाम में 3 से 4 महीने हैं. 3 से 4 महीने लोगों को यूजुअली लगते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, 3 से 4 महीने अभी तो हमारे पास. नहीं होता ये बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि 3 से 4 महीने में हम दोनों अप्रोचेस एक साथ फॉलो करते हैं. हम लेजी भी हो जाते हैं और हमारे पास साथ में एंजाइटी भी रहती है, ठीक है. हम लेजी भी हो जाते हैं और हम साथ में एंग्शियस भी रहते हैं. तो 3 से 4 महीने को ऐसे हवा में नहीं उड़ा देना. तीन इसको आप पहले तो 3-4 महीनों के बजाय मानो कि आपका एग्जाम 2 महीने के अंदर अंदर है. अब अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो 2 महीने में, ठीक है. 2 महीने में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करोगे, सब्जेक्ट एक फेक डेडलाइन क्रिएट की है हमने 2 महीने की, ठीक है. सब्जेक्ट्स डिवाइड करें, अगर सब्जेक्ट्स हो पाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है. यूजुअली नहीं हो पाते क्योंकि अपने वही लेजी हो जाते हैं. अगर नहीं हो पाए तो 15 दिन और ऐड करना बस, इससे ज्यादा टाइम ऐड मत करना. और उसमें जितना भी कोर्स हो उतना हुआ. वापस अब जब तक एग्जाम नहीं आ रहा, हमें सिर्फ रिविजन करना है, हमें सिर्फ रिविजन करना है. और दूसरा, अगर हमें कोई काम करना है तो वो हमें करनी है प्रैक्टिस, ठीक है. दूसरी हमें करनी है प्रैक्टिस, बस. हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने हैं, हमें मॉक्स देने हैं और हमें रिवीजन करनी है, बस हमें इतना ही काम करना है. उसके बाद चाहे हमारा एग्जाम 10 दिन में आ जाए, चाहे हमारा एग्जाम 1 महीने में आए, ये 2.5 महीने खत्म होने के बाद, चाहे हमारा एग्जाम वापस 4 महीने में ही क्यों नहीं है, पर हम कोई नई चीज नहीं उठाएंगे पढ़ने के लिए. हमने बस जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे और हम नॉन स्टॉप मॉक्स देंगे, हम सिर्फ लिखते रहेंगे. हम जितना ज्यादा लिखेंगे हमारे सिलेक्शन के चांस वापस उतने ज्यादा बढ़ेंगे ना. आपका मेंस का एग्जाम आपकी नजरों में ही कहीं नहीं है. ये कब होगा कि आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में तैयारी कर रहे हो, ठीक है. आपने अभी तैयारी करनी स्टार्ट की है, आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देना चाहते हो 2024 का. तो आपको पता नहीं है कि 2024 में अगर नोटिफिकेशन आएगी, प्री आएगा, मेंस आएगा, बहुत टाइम है, 1 ईयर और अब ये हम बात करें 1 साल या उससे ज्यादा की. दैट मीन्स कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अपने खुद के नोट्स बनाने का, ठीक है. देखिए, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है. डू योर ओन रिसर्च, डू योर रिसर्च वेरी वेरी वेल अबाउट व्हाट इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन. ऑलवेज कीप इन माइंड दैट बीइंग अ स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स देखना, सिर्फ और सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स देखना और उन रिजल्ट्स के ऊपर अपना सिलेक्शन बेस करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. क्योंकि एज स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमारी जो गलतियां हैं, वो गलतियां जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो पकड़े और हमें इम्प्रूव करवाए, ठीक है. तो सिर्फ रिजल्ट्स देख के आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ये कोई सही बात नहीं है. अपनी रिसर्च करो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ठीक है. अब भाई हम तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन या तो कर नहीं सकते या तो करना नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है. हमें सेल्फ स्टडी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करो सेल्फ स्टडी. लोगों के पेपर निकलते हैं सेल्फ स्टडी से, पर सेल्फ स्टडी के साथ ना कोई गाइडेंस जरूर रखना अपनी,
कोई इंसान रखना अपनी लाइफ में जो आपको ना सही गाइड कर पाए, बिकॉज वी टेंड टू गो अस्ट्रे जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं। हम 50 अलग अलग सोर्सेज से हमारी पढ़ाई करने लग जाते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे ना टाइम वेस्ट होते हैं। तो कोई गाइडेंस रखना अपनी लाइफ में, अ पर्सन और एनीबडी फॉर दैट मैटर हु कैन गाइड यू इनटू लेटिंग यू नो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, what not to study, where not to go is very important। ठीक है, नो दिस, नो द नेगेटिव्स। ठीक है, जो चीजें नहीं करनी वो जान लो। अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, नहीं तो सेल्फ स्टडी करो, पर कोई गाइडेंस रखो अपने साथ। अब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक्स की जरूरत होगी, टेक्स्ट बुक्स की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक पूरा साल है, इसलिए आप पहले तो जो भी टेक्स्ट बुक लो उसको पूरी तरीके से पढ़ो, स्किम करो किताब को। ठीक है, पूरी पूरी बुक पढ़ो। ऐसे याद करने के लिए नहीं पढ़नी, फर्स्ट रीड में याद करने के लिए नहीं पढ़नी, पढ़ने के लिए पढ़नी है, ऐसे नॉवल की तरह पढ़ो बुक को। ठीक, ताकि एक बार आपकी नजर के सामने से सारे टॉपिक्स निकल जाए। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार ये हम हमेशा बैराग के साथ करेंगे। ठीक है, बैराग के साथ सब कुछ करेंगे, बैराग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरीथिंग इज प्लस द बैराग, जो भी ऊपर भी मैंने सब कुछ बोला, एवरीथिंग इज प्लस योर बैराग। यू कैन नॉट फॉरगेट योर बैराग, यू कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि आपको प्रोविजंस लर्न करने हैं। अब प्रोविजंस कैसे लर्न करने हैं, इफ somebody wants me to make a video about that, let me know, write down in the comments, I'll make a video about that। ठीक है, चलिए स्किम करो, पहली बार पूरी किताब पढ़ो बैराग के साथ, और उसके बाद आप अपनी एक कॉपी लेकर बैठो। अब अपने पास एक नोटबुक लेकर बैठो, जिसके अंदर आप बुक से जो आपके नोट्स है ना वो तैयार करो। ठीक है, ये आपके जो नोट्स होंगे ये डिटेल्ड होंगे। ठीक है, ये नोट्स कैसे होंगे, ये डिटेल्ड नोट्स होंगे। अब डिटेल्ड नोट्स का मतलब किताब नहीं छापनी अपने को दोबारा, केडी गौर से केडी गौर नहीं बनानी लिखकर। हमें क्या करना है, हमने कॉन्सेप्ट देखा, सपोज हमने एक्सीडेंट देखा केडी गौर में, अब वो एक्सीडेंट हमको कैसे हमारे नोट्स में निकालना है कि भाई ये वाला सेक्शन 80 में दे रखा है, कहाँ से लिया है हमने, इंग्लैंड का भी कॉन्सेप्ट था, 80 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून के बारे में बात कर रहा है, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन की बात कर रहा है। विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि कब होगा विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, जो लैंडमार्क कोई केस है तो लैंडमार्क केस लिख दो। ठीक है, लैंडमार्क केस अगर एक है तो ठीक है, अगर आपके पास अब क्योंकि टाइम है तो आप 2-3 लैंडमार्क केस लिख दो, इससे ज्यादा नहीं। आपको 1000 लैंडमार्क केस मिले तो भी 3 केसेस लिखना है बस। अब आपके पास ये काम करना है कि अगर कोई रीसेंट जजमेंट है, ठीक है, अगर कोई रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो रीसेंट जजमेंट लिखो। ठीक है, वो लेटेस्ट केस आपको, एक लेटेस्ट केस या अगर बहुत बढ़िया कोई 2 लेटेस्ट केसेस आए तो उनके नाम लिख लीजिए। सारे एग्जाम में तो याद आने नहीं है, तो 2 के नाम भी लिख लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। इनके बाद क्या करना है, अब लेटेस्ट केसेस भी लिख लिए हमने। अब हमारा दूसरा काम ये है कि हमें ना एग्जाम्पल्स लिखना है, क्योंकि आपके सेक्शन 80 में इलस्ट्रेशन है, तो वही वाला इलस्ट्रेशन याद कर लो, द हेड फ्लाइज ऑफ द हैचेट फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। वो क्या जल्दी से याद हो जाएगा और रेलिवेंट भी हो जाएगा। कोई भी एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दे रखा है तो वो एग्जाम्पल याद कर लो, नहीं दे रखा तो अपने मन से बना लो कोई एग्जाम्पल, या किताब में से कोई एग्जाम्पल लिख लो, या फिर कोई केस का ही एग्जाम्पल बना के लिख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है नोट्स में हमेशा मेंशन करना, इसलिए नहीं क्योंकि हमें एग्जाम में आंसर में लिखना है, इसलिए ताकि जब हम हमारे नोट्स को दोबारा रीड करेंगे ना, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए और ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए, इससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, सो दैट्स इट। एंड इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं, इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट्स हैं विच यू वांट me to deal, which you want me to explain to make you understand, then let me know, I'll be very very happy to help। Okay, bye bye, all the best।